अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल्स बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का, बिकॉज़ जब हम कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यानी रकमों को जमा करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, बिकॉज़ जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग उसमें लाजिमन होती है और प्रोसेसिंग करने के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और वैल्यूज़ को हमें स्टोर करना होता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो यूज़र से दो वैल्यूज़ लेगा और उनको जमा करने के बाद उसका जो आंसर होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। आपने 9th क्लास में फ़्लो चार्ट बनाए होंगे, आप फेमिलियर होंगे इस चीज़ के साथ कि जब हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे तो उन्हें हमें स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए होंगे और जब हम उनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो उनके आंसर को स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। यानी दो वैल्यूज़ का एडिशन करने के लिए हमें तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए, बी और सी। अब यूज़र जो फर्स्ट वैल्यू देगा, क्योंकि उसने टू वैल्यूज़ हमें देनी है, दो वैल्यूज़ हमें देनी है ऐड करने के लिए। फर्स्ट वैल्यू उसने 4 दे दी, वो हमने स्टोर कर दी ए वेरिएबल में। दूसरी वैल्यू उसने हमें दे दी 5, वो हमने स्टोर कर दी बी वेरिएबल में। अब हम इन दोनों को ऐड करके इनका जो आंसर है वो सी में स्टोर करेंगे और सी की वैल्यू आ जाएगी 9 और इसी को हम डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर 9। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा होगा कि जो भी वैल्यू यूज़र दे रहा है वो हमें किसी न किसी जगह स्टोर करनी पड़ती हैं ताकि हम बाद में उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर सकें। स्टूडेंट्स, वेरिएबल वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसलिए वेरिएबल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले। इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि आपको इसमें ये समझ आएगी कि वेरिएबल किस तरह से लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में, वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं, किस वेरिएबल में हम किस किस्म का डाटा और किस लिमिट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए यहाँ मैंने वैसे एक टेबल बना दिया है, इस टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि किसी वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब वेरिएबल की डेफिनेशन पर पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएबल जो है ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन है। जब भी आप लैंग्वेज के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो उस कंप्यूटर के अंदर एक उस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी सेल जो है वो रखता है जहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो सके। इसलिए जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसा वेरिएबल बना रहे हैं, वो वेरिएबल कितनी जगह लेगा मेमोरी के अंदर। क्योंकि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो समझें कि हम वेरिएबल नहीं बना रहे, बल्कि हम मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके एक हिस्से को एक नाम दे रहे हैं, यानी उसे एक नेम दे रहे हैं। तो आप वेरिएबल को नेम नहीं दे रहे होते, आप उस मेमोरी लोकेशन को नेम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ लिखा a = 4। अब a क्या है? a एक मेमोरी लोकेशन का नाम है और जब यूज़र ने 4 दिया तो वो बेसिकली a वाली मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये है कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे एक सेल लिया जाएगा और इस सेल का नेम रखा जाएगा a और इसके अंदर स्टोर क्या होगा, जाके इसके अंदर 4 की वैल्यू स्टोर होगी। तो इसलिए जो है वेरिएबल जो हैं ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं। मेमोरी लोकेशंस को दिए जाने वाले नाम होते हैं जो प्रोग्राम के दौरान
हमारा डेटा उस लोकेशन पर स्टोर करते हैं और उसी नाम से स्टोर करते हैं जो कि वेरिएबल का नेम होता है। इसलिए हर वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर करता है उसका लाजमी बात है कि एक एड्रेस भी होता है। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमने देखना ये है कि एक वेरिएबल में कौन कौन से चीज़ें जो हैं हमें देखना होती हैं। तो स्टूडेंट, वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, किसी वेरिएबल का यूनिक नेम। अब यूनिक का मीनिंग क्या है? यूनिक का मीनिंग ये है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल होगा, यानी दो वेरिएबल के नेम आपस में मिलने नहीं चाहिए। एक नाम का एक ही वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल, हमने ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया, तो अब हम इस नाम का कोई और वेरिएबल नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि ये यूनिक है। तो वेरिएबल का एक यूनिक नेम हमें देना पड़ेगा जो उस प्रोग्राम के अंदर हम किसी और जगह पे किसी और वेरिएबल के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात कि उसकी डाटा टाइप। अब डाटा टाइप जो है ये ना सिर्फ ये डिफाइन करती है कि इसमें हम किस तरह का डाटा रखेंगे, बल्कि ये भी डिफाइन करती है कि इसकी मेमोरी, कितनी मेमोरी इस किस्म के वेरिएबल के लिए हमें मेमोरी के अंदर रखनी पड़ेगी, इसके कीवर्ड जो हैं वो, और इसमें डाटा की लिमिट क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमें डाटा टाइप बताती है। इसलिए जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने लगते हैं, अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि डिक्लेरेशन है क्या, डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है, हम नेक्स्ट डिक्लेरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने लगते हैं, यहाँ इसका सादा सा मीनिंग आपको बता दूँ कि जब हम वेरिएबल बनाने लगते हैं तो उसकी डाटा टाइप और उसका नेम हमें लिखना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स कि फ़र्ज़ किया आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं और उस वेरिएबल का नाम है काउंट। तो सी लैंग्वेज में आपको इसका नेम देना पड़ेगा, और यहां पर इसकी कोई भी डाटा टाइप जो इनमें से कोई होगी, इंट टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, कैर टाइप का होगा, ये तीन डाटा टाइप्स जो हैं ये वेरिएबल की होती हैं। तो इसको पहले देना पड़ेगा डाटा टाइप को, फिर वेरिएबल का नेम, और बाद में हम यहाँ चाहें तो इसकी वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार होगा, यानी वेरिएबल को बनाने का तरीक़ेकार जो है वो सी लैंग्वेज में ये है। इसलिए किसी वेरिएबल को हम उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक हमें उसकी डाटा टाइप मालूम नहीं। इट मीन्स के डाटा टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हमें डाटा टाइप का मालूम नहीं तो हम वेरिएबल ही नहीं बना सकते, क्योंकि विदाउट डाटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर मुमकिन नहीं है कि आप कोई वेरिएबल जो है वो बना सकें। और जब वेरिएबल नहीं होगा तो इट मीन्स कि आप कोई प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते। तो वेरिएबल की जो डाटा टाइप हैं वो स्टूडेंट्स तीन होती हैं, बहुत ही आसान है। इसके मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और इसको हम, इसका जो कीवर्ड है जो इसकी डाटा टाइप को वेरिएबल बनाते हुए हम यूज़ करेंगे तो इंट यूज़ करेंगे। इंटीजर कंप्लीट हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंट, INT, उसके बाद काउंट, तो ये बताएगा कि इसकी डाटा टाइप इंट है। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होगा वो कीवर्ड जो है वो इंट है, याद रखिएगा। यानी इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम जो कीवर्ड वेरिएबल के साथ प्रोग्राम में यूज करेंगे वो इंट होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो जहां पे हम इंट लिखेंगे तो उसका मीनिंग ये है कि वो इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। इस तरह फ्लोटिंग पॉइंट जो है इसके लिए हम फ्लोट का कीवर्ड यूज करेंगे। यानी अगर हम इसके पीछे लिख दें फ्लोट, तो ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वेरिएबल जो है ये क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह करैक्टर, ये तीसरी डाटा टाइप है, और इसके लिए हम कीवर्ड कैर का यूज करते हैं, CHAR। तो यहाँ पे अगर आपने कोई करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना हो, जैसे इसी को हम करैक्टर टाइप में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें कैर लिखना पड़ेगा। जहाँ पे हम कैर लिखेंगे तो इट्स का मतलब लैंग्वेज में करैक्टर होगा, यानी इसकी डाटा टाइप करैक्टर है। तो करैक्टर डाटा टाइप के लिए कीवर्ड कैर, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कीवर्ड फ्लोट,
और इंटीजर टाइप के लिए कीवर्ड जो है वो इंट यूज किया जाएगा। इसके बाद इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसमें हम किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। इंटीजर से मुराद कौन सी वैल्यू? इंटीजर से मुराद ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर इशारिया नहीं होगा, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बगैर इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। और जब हम इंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो वो कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट जगह जो है उसको मिलेगी। यानी अगर हम इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रख दें तो इसको मेमोरी में इसके लिए यहां पे जो जगह मिलेगी वो कितनी होगी? 4 बाइट। अब इसके अंदर हम डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं? 2147483648 माइनस से लेके और प्लस 2147483647 तक, यानी ये माइनस में नीचे की तरफ और इतना ही, और इसके दरमियान में जीरो आएगा, यानी जीरो से इतना नीचे, यहां से लेके यहां तक इस लिमिट के अंदर कोई भी डिजिट जो डेसिमल पॉइंट वाला ना हो वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी ये 2 अरब बनता है, 2 अरब। तो 2 अरब के करीब वैल्यू जो है वो इसमें हम माइनस वाली वैल्यू से लेके प्लस तक हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें जो है डाटा टाइप में 2 किस्में आ जाती हैं, एक होते हैं साइंड, एक होते हैं अनसाइंड। साइन का मीनिंग यहाँ पे है अलामत, यानी साइन का मतलब है अलामत वाला, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी। इसलिए इसकी लिमिट भी उन्होंने नेगेटिव से बनाई है, यानी माइनस में आप इससे छोटा नहीं लिख सकते और प्लस में आप इससे बड़ा नंबर इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आप स्टोर करेंगे भी तो तब भी वो यही नंबर लेगा, इससे आगे वाला नहीं लेगा। इसलिए जो है इसलिए इसके अंदर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइंड के अंदर दोनों तरह के नंबर लिए जा सकते हैं। 4 बाइट ये लेता है और इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है, माइनस इससे लेके इस लिमिट तक। इसमें आप माइनस वाले भी स्टोर कर सकते हैं और प्लस वाले भी। अनसाइंड का मतलब है कि इसमें आप अलामत का इस्तेमाल यानी नेगेटिव साइन को यूज नहीं कर सकते, लिहाजा ये स्टार्ट भी 0 से होते हैं, यानी माइनस वाली साइड पे ये नहीं है। इसमें -4, -2, -1 कोई माइनस वाली रकम जो है, माइनस सिंबल जिसके साथ लगा होगा वो रकम इसके अंदर आप स्टोर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसकी लिमिट डबल हो जाती है। देखिए ना, यहाँ है 214748, इसमें है 42949672 यानी इससे डबल, क्योंकि इसने 1 साइड पे चलना है, इसने डबल साइड पे चलना है इसके लिए भी 4 बाइट, इसके लिए 4 बाइट। तो इसके 4 बाइट में हम माइनस की इस लिमिट से यहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम सिर्फ पॉजिटिव में आएंगे तो नेगेटिव साइड वाली भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 से 4294967 और 295। तो इस लिमिट तक हम इसके अंदर कोई भी डिजिट जो है ये स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अनसाइंड इस्तेमाल कर रहे हो और पॉजिटिव हमने डिजिट स्टोर करने हो तो ये हमारे लिए मुनासिब है कि हम अनसाइंड लिखें। इसके बाद जो है दूसरी तरफ हम आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और आखिरी बात इसमें हमने जो देखनी है कि हम साइंड और अनसाइंड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहां आपको बताता चलूं कि अगर हम यहां पे सिर्फ इंट लिखेंगे तो ये साइंड इंट को शो करेगा, यानी साइंड इंट जो है अगर हम इंट डाटा टाइप देंगे तो ये इसको साइंड इंट समझेगा। और अगर हमने अनसाइंड इंट जो है वो डाटा टाइप देनी हो तो हमें इसके पीछे अनसाइंड लिखना पड़ेगा। अनसाइंड इंट हमें ये जो है यहाँ पे कीवर्ड जो है ये यूज करना पड़ेगा इस वेरिएबल को बनाने के लिए जो इंटीजर टाइप होगा और साथ में वो अनसाइंड भी होगा। अगर हम इसके साथ ये नहीं लिखते अनसाइंड, सिर्फ इंट लिखते हैं तो उसको साइंड समझा जाएगा। इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट वो साइंड ही बनाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो साइंड ना बनाए तो फिर हम उसके पीछे अनसाइंड लिखेंगे इंट के पीछे। तो इस तरह जो वेरिएबल बनेगा
वो अनसाइंड टाइप बनेगा और होगा इंट टाइप। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। तो फ्लोटिंग पॉइंट में जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो कि इशारिये वाले होते हैं और इसमें जो है हम आम तौर पे 10 की पावर के साथ जो है काफ़ी बड़ी रकमें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जो कीवर्ड 4 बाइट होते हैं मेमोरी में इसके, और इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो फ्लोट होता है। जब हम इसके पीछे फ्लोट लिखेंगे तो वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल बनाएगा और इसकी जो लिमिट है वो 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 38 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 38, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकेगा और पॉजिटिव भी, क्योंकि जब हम नेगेटिव इसमें चलेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू कहलाएंगे। जब 10 पावर नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव साइड की वैल्यू है, 10 पावर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव साइड की वैल्यू है। अब इसके बाद लास्ट हमारी जो डाटा टाइप है ये करैक्टर डाटा टाइप है और करैक्टर में जो है हम कीबोर्ड का कोई भी एक करैक्टर जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। और पहले हम पढ़ भी चुके हैं कांस्टेंट के टॉपिक में, आपको तफसील से बता चुका हूं कि करैक्टर क्या होता है। तो इसमें कोई एक करैक्टर जो है वो स्टोर किया जा सकता है और ये करैक्टर चूंकि आस्की कोड में होते हैं, आस्की कोड की वैल्यूज को लेते हैं और आस्की कोड में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं हर करैक्टर के लिए, तो 8 बिट्स का ही एक बाइट होता है, इसलिए इसको मेमोरी में सिर्फ एक बाइट मेमोरी की ज़रूरत होती है। और कैर इसका कीवर्ड है। जब हम कैर से जो है कोई जो है वेरिएबल बनाएंगे तो इसमें कैर टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी करैक्टर, इसमें हम ए स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, तो कोई भी वैल्यू करैक्टर टाइप हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल की डाटा टाइप्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं इस वीडियो को देखते हुए, लेसन के कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रही। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।